10th क्लास चैप्टर 2 पेज नंबर 36 तक हम लोग रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं और ये हमें कैसे किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं और ये कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। मिनरल्स में हमने आयरन देखा है, मैग्नीज देखा, उसके बाद आपने कॉपर देखा, मीका देखा, जस्ता, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड। परंतु इन चीज़ों को ये कम मात्रा में उत्पन्न पैदा होते हैं या उत्पन्न खुदाई करके माइंस के द्वारा निकालते हैं पर, और इसको हम किस प्रकार से, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई होने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण इनका संरक्षण करना या उनको सुरक्षित करके बचाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन खनिज पदार्थों का संरक्षण या मिनरल्स का हम किस प्रकार से किन तरीक़ों से हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जब जो भी रास्ते हैं ये प्रकृति की क्योंकि संपदा होती है, ये जो प्रकृति की धरोहर होती है और इसलिए इसके और मिनरल्स के जिस देश में मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं वो देश आर्थिक तरक्की से बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, ये आर्थिक तरक्की बहुत अच्छे से कर सकता है। और खनिज पदार्थों का जो दोहन होता है, जिसे मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो अपने मिनरल्स को उपयोग कर सके, या जो मानवीय गुण होते हैं कि वो मनुष्य की एक आदत होती है कि कोई भी मिनरल्स होता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करके उसका हाश करना या विनाश करना। तो ये विश्व स्तर पे ये भावना रखनी चाहिए कि जो भी देश में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनके पूरक या उनके जो वैकल्प है उसके साधन भी हमें तलाशने चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, जो वातावरण जो प्रदूषित करने वाले पदार्थ होते हैं उनको कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके साथ खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ के जो वैकल्पिक जो हमने खोज करनी चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ खत्म हो जाती है तो उसके ऑप्शंस में भी दूसरा मिनरल्स हमें तैयार रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र जो UN है हर देश द्वारा खनिज पदार्थों का दोहन पर निगरानी रखे कि वो कितने प्रकार का उपयोग करते हैं। अब जैसे मिनरल्स में हम जैविक तेल को भी ले सकते हैं, गोल्ड को भी ले सकते हैं, डायमंड को भी ले सकते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से ये खनिज तत्व खत्म हो जाते हैं। परंतु ये एक शक्ति के साधन भी है और इनका वितरण जो पावर रिसोर्स टाइप डिस्ट्रीब्यूशन यूज एंड द कंजर्वेशन। तो ये जो इनका जो शक्ति के तौर पे हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं तो इनका वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, इनका संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य इन चीज़ों का उपयोग करता है और जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है उनका विकास भी बढ़ता जाता है। जैसे पशु की शक्तियाँ हैं, लकड़ी की है और एयर की है, वाटर की है। तो इनमें भी एक शक्ति होती है, पावर होता है, जो कि हम इस वर्तमान युग में इसका देखते हैं कि मिनरल्स से हम जल से हम विद्युत बनाते हैं, जिससे मशीनों का संचालन होता है, परिवहन का संचालन होता है। और इसी तरह से हम जैसे CNG गैस का उपयोग करने लगे हैं। एक सेकेंड, मेरा वीडियो हाँ। तो जैसे खनिज तेल है, इसकी जो भी शक्तियाँ हैं तो इनकी पूर्ति के लिए हमें अलग अलग तरह से इनका उपयोग करके इनके जैसे खनिज तेल है तो खनिज तेल की जगह कोयले की जगह खनिज तेल आ गया, खनिज तेल की जगह विद्युत आ गई। तो जैसे कि पहले एक तरह से ये कह सकते हैं, इसका सटीक उदाहरण है कि जैसे पहले रेलगाड़ियाँ कोयले से चलती थी, उसके बाद तेल का यूज़ होने लगा था, जैसे कोई भी खनिज तेल का यूज़ कर, और उसके बाद गैसों का खनिज तेल तो नहीं पर इंजन भाप के द्वारा बनने लगा, भाप के द्वारा चलने लगा था। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो इस तरह से देश जैसे जैसे आर्थिक विकास करता है तो उसकी आवश्यकताएँ भी अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी जो विकास क्रिया है जो शक्ति के आधार पर ही करता है। और ये जो शक्तियाँ हैं या जो पावर है ये हमें दो तरीके से मिलती है। पहली तो प्रकृति के आधार पर शक्ति दो प्रकार से जैसे मिलती है,
एक तो क्षयशील या जो ख़त्म हो जाती है एक्सपेंडेबल रिसोर्स जो होती है, और दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। एक्सटेर्नल रिसोर्स जो कि ख़त्म हो जाती है और जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती है या माइंस के द्वारा उसके पृथ्वी की खुदाई के दौरान मिलती है, और वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, और उसका नवीकरण जो साधन है वो संभव नहीं होता है, या उसको ख़त्म होने का डर लगा रहता है कि जैसे विद्युत है, पवन है, ऊर्जा शक्ति, ये सारी चीज़ें इनको हम वैसे वर्तमान में ये शक्तियाँ उपयोगी हैं, परंतु इसको हम मतलब कह सकते हैं कि हम इसको रिनोवेट भी कर सकते हैं। आम भाषा में क्या हम इसको, अगर हम इस पर विशेष ध्यान दें तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ जो देखते हैं कि जो वर्तमान में जो अभी वर्तमान में जो रिसोर्स के देखा है कि जैसे कि डेवलपिंग में अपना एग्रीकल्चर है या परिवहन है, व्यवसाय है, तो जितनी भी शक्तियों के जो साधन उपलब्ध हैं, तो उनका जो जहाँ तक इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये अधिकतर मनुष्य को नई नई साधनों या भविष्य के लिए इसको फैसिलिटी दिलाता है, और मानव शक्ति इन साधनों से सबसे अधिक सबसे ऊपर है, तो इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में जितनी भी शक्ति के साधन जो अगर देखे जाए तो स्वतंत्र रूप से जो तो बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं, तो हमारे जो सरकार देश के साधनों की बहुत अधिक सक्षम बनाने में जो प्रयत्न करती है, वो देश की औद्योगिक उन्नति के लिए करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी होती है। भारत में जो इस्पात जो लोहा का है, लोहा धातु देखते हैं कि जो इंडस्ट्री जो माइनिंग या किसके इंडस्ट्री जो सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ स्टील है, जो इस्पात को बोलते हैं, जैसे लोहे के, तो ये इसका जो मंत्रालय होता है, तो ये अधिकतर इस दिशा में रहते हैं कि माइंस के द्वारा जो खुदाई के दौरान जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, वो किस प्रकार भारत की तरक्की या उनके साधनों को किस प्रकार वर्तमान स्थिति में किया जाए। तो पहला होता है कन्वर्शन रिसोर्स। वन मिनट। तो कन्वर्शन रिसोर्स मतलब गैर पारंपरिक जो पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल, तेल, प्राकृतिक गैस, जो विद्युत गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कन्वर्शन रिसोर्स है जिसको हमको सुरक्षित करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। नॉन कन्वर्शनल रिसोर्स में जो होते हैं कि जो हमें सुरक्षित करने की नहीं होती, परंतु उसकी खपत उचित मात्रा में करें, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, फिर जैविक ऊर्जा है, या गौथेलिक एनर्जी है, जैसे जो गर्मी ज़मीन के नीचे की जो ताप होती है, तो इस चीज़ों के बारे में इनकी ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं। और उसके बाद आता है पहला, जैसे कि कन्वेंशनल रिसोर्स में कोयला या कोल। तो ये कोयला ये जो आप देख रहे हो इस पर अंडरलाइन मेटामॉर्फोस, तो मतलब वनस्पतियों के द्वारा या जो प्रकृति नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो गैस बनती है वो जो अवशेष बचते हैं। तो कोयले में हम देखते हैं कि कोई भी कोयले को हम जो भी उद्योग धंधे लगाते हैं, तो उसका जो प्रमुख फैक्टर्स है या उसका जो प्रमुख तत्व है वो कोयला होता है। कोई भी उद्योग धंधे लगाने से पहले तो उसको हम कोयले को कह सकते हैं कि उद्योग धंधे की जननी होती है। और कोयले का निर्माण वनस्पतियों की जो वनस्पति जो खत्म हो जाती है, तो और ये धीरे धीरे ज़मीन के नीचे इकट्ठा होती है, क्योंकि कोयला भी हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है। तो ये कार्बन
का एक रूप होता है, और कार्बन जब ठोस आकार कर लेता है तो वो कोयले का रूप धारण करता है, जिसे हम अभी कोयले को कोयले भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट, बुटामीन्स और बुटामिनस, और ये भूरे रंग का जो कोयला होता है, और एक पीट होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोयले भी कच्चा कोयला, आम भाषा में मैं समझा सकती हूँ कि जैसे कच्चा कोयला होता है, कच्चा कोयला जो कि हम घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर एक होता है पत्थर वाला, जो कि पुराने के टाइम रेलगाड़ियों को इंजनों में यूज़ किया जाता था। फिर एक तीसरे तरह का कोयला होता है जो पहले की बड़े बड़े जो होटल थे, या आज भी कहीं गांव में देखते हो भट्टियों में जो जलाया जाता है, लकड़ी वाला जो पथरीला कोयला होता है। तो इस तरह के 3-4 तरह के कोयले होते हैं। तो इसकी डिटेल में हम पढ़ते हैं कि कोयला जो भारत में सबसे अच्छा कोयला जो कार्बनिक है, एंथ्रासाइट के कोयले के अधिकतर भारत में मिलता है, जो कि हमें 85 से 95% तक मिलता है। और ये भारत में कठोर और चमकीला होता है, और इसमें जलते समय धुआं नहीं होता है। और दूसरा होता है बिटुमाइंस कोयला, जो कि जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है, और इसका रंग काला होता है, और ये जलते समय धुआं निकलता है पर कम मात्रा में निकलता है। दूसरा होता है भूरा और ग्रेनाइट। ये कोयला देखा जाए तो घटिया किस्म का होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है, और ये छूने पर, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं, हाथ काले कर देते हैं, और जलते समय ये धुआं अधिक देता है। और इसके बाद होता है पीट। ये कोयला का कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप होता है। जब ये वनस्पति जब विकटित होती है या टूटती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 20% होती है, और इसमें नमी 80% होती है, और इसमें बहुत अधिक, ये जलाने में भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो पीट है जो कि कोयले की खदानों के कोयले का एक सबसे पहला रूप होता है। भारत में कोयले का उत्पादन जो भंडार है, कोयला प्रोडक्शन एंड कोयला प्रोडक्शन जो कोल रिजर्व इन इंडिया है, तो इसमें भारत में कोयले का उत्पादन जो भंडार है, तो भारत में कोयले का उत्पादन विश्व में तीसरे नंबर पे है। और ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान है। पहले चीन है, दूसरा है और संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे नंबर पे है भारत। और कोयले में भारत का उत्पादन 1774 में आरंभ हुआ था, और वर्तमान में ये विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन होता है भारत में। और देश में इसकी खपत होने की जो व्यावसायिक ऊर्जा है, ये जो व्यवसाय के लिए इसको खपत करते हैं, तो 67% भाग जो कोयले का है, वो भारत में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, और कोयले का योगदान इसमें 70% होता है। कोयला भंडार की दृष्टि से विश्व में भारत के साथ, विश्व में भंडार मतलब सुरक्षित रखने के लिए, तो वो 7वें स्थान पर होता है। और भारत का कुल अनुमानित कोयला भंडार 2,53,301 मिलियन टन है। ये जो आपका देख रहे हो 2,35,301 मिलियन टन जो कोयला वो रिजर्व रहता है। और ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज़्यादा शीर्ष राज्य हैं। ये यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। कोयला प्रोडक्शन एरिया, कोयले का जो उत्पादन एरिया है भारत में, कोयला जैसे हम देखें टर्शियर जो काली चट्टानें होती है यहाँ पे होता है। और इस आधार पर कोयला भारत में 2 मुख्य क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना कोयले का क्षेत्र, और दूसरा है टर्सरी कोयले क्षेत्र। तो गोंडवाना देश का सर्वाधिक कोयले की चट्टानें मिलती हैं, और ये पूरे देश का भंडार गृह कहा जाता है। उसमें 96% का जो उत्पादन होता है, 99% कोयला इसी क्षेत्र में
प्राप्त होता है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जो कोयला के क्षेत्र गोंडवान काल के हैं। इन क्षेत्रों में उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला मिलता है, जिसमें धुआं बहुत कम जलते समय धुआं कम होता है और जिसमें कार्बन की उपस्थिति 70 से 80% पाई जाती है। और दूसरा है टर्सरी क्षेत्र। मेरा वीडियो बड़ा बन जाएगा तो इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ कि भारत में इसका उत्पादन 1% होता है, जो असम, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में होता है। और ये जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि आप लोग नीचे पढ़ रहे होंगे, तो ये पहला जिसका राजरानी जो कोयले का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये आसान आप लोगों ने पढ़ा है। जो मेन कोयले की जो इंडिया में पाया जाता है, मैप में आप लोग ये मैप में देख सकते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बोकारो, तो ये जो सारे नाम देख रहे हैं, तो ये आप इसमें टर्सरी कोयले के क्षेत्र के रूप में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पेज नंबर 39 मिनरल सॉइल, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे।